किसान अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग वैरायटी इनको सहेज कर रखते गए और उसको विकास कर। किसान की विरासत, धरती के वनस्पति संसाधन, एक अधिकार जिसका दुनिया भर के देश करते हैं सम्मान। आज भारत उन अधिकारों को दे रहा है नए मुकाम, ताकि और बढ़े किसानों की वंशागत किस्मों की पहचान का अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। हमारा ये कार्यक्रम खास है क्योंकि खेती किसानी से जुड़ी अहम जानकारियां इसके माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं। कृषि जगत में क्या कुछ खास गतिविधियां हो रही हैं, इसके बारे में आपको अवगत करवाया जाता है। तो फिर आइए आज के अंक की यहाँ शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, बता दें आपको कि दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में टिकाऊ खेती के लिए मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन पर राष्ट्रीय कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। क्या कुछ खास था इस कॉन्क्लेव में, दिखाते हैं इस पर आधारित एक रिपोर्ट के जरिए। आयोजन दिल्ली स्थित पूसा के नास कॉम्प्लेक्स में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी, नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी परमेश्वरन अय्यर, नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद, नीति आयोग की सलाहकार कृषि नीलम पटेल एवं देश भर के कृषि वैज्ञानिक एवं अधिकारी उपस्थित थे। एक समय था जब हमारी नीतियां उत्पादन केंद्रित थी और उस समय अच्छी उत्पादकता के बीच इजाद हो, रासायनिक खाद का प्रयोग हो, इस पर विचार किया गया और निश्चित रूप से इसके उपयोग से सकारात्मक परिणाम भी आए। हमारे उत्पादन में वृद्धि हुई और जो आवश्यकता खाद्यान्न बागवानी फसलों की थी उसको काफ़ी हद तक दूर करने में हम लोग निश्चित रूप से सफल हुए हैं। लेकिन हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि धरती के भी स्थिति ठीक वैसी है जैसे मनुष्य की होती है। मनुष्य स्वस्थ रहे, बीमार न पड़े, समय समय पर चेकअप होता रहे और समय समय पर उसको इलाज मिलता रहे, जिससे उसके जीवन की निरंतरता बनी रहे और लगातार वो अपने जीवन का उपयोग समाज और देश के हित में करता रहे। ठीक वैसे ही कल्पना धरती के बारे में है। धरती का हम प्रकृति के अनुसार दोहन तो कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के सिद्धांतों के विपरीत अगर भूमि का शोषण करने की कोशिश की तो इसके निश्चित रूप से परिणाम आने वाले कल में कभी भी खतरनाक हो सकते हैं। जैसी कि परिस्थिति आज दुनिया भर में है, रासायनिक खेती और बाकी सब चीज़ों के कारण निश्चित रूप से मिट्टी की उर्वरा शक्ति का क्षरण हो रहा है। जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति का दौर भी है और ऐसी परिस्थितियां भारत को तो चिंतित करती हैं, लेकिन सारी दुनिया को चिंतित करने वाली हैं।
मिट्टी में जैविक कार्बन की कमी होना यह निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत गंभीर बात है और इसलिए विश्व स्तर पर भी इन दिनों चिंता हो रही है और विशेष रूप से भारत में प्रधानमंत्री जी इस दिशा में चिंतित भी हैं, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध भी हैं और इसलिए समय समय पर वो चिंता भी करते रहते हैं, कार्यक्रमों का सृजन भी करते रहते हैं, योजनाओं पर भी काम करते रहते हैं और उसका सद परिणाम आने वाले कल में आए, इस बात की भी निश्चित रूप से कोशिश होती रहती है। मृदा का स्वास्थ्य को दिखाने के लिए एक ऑर्गेनिक कार्बन होता है, ऑर्गेनिक कार्बन इंडिकेटर होता है और पूरे देश में अपनी औसत ऑर्गेनिक कार्बन 0.4 से 0.5% हो गया है, जबकि ये 1.5% से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा है, आप देख रहे हैं अपने देश में कि एक समस्या ये भी हो रही है कि जो जल स्तर है हमारे ट्यूबवेल का वो नीचे जाता जा रहा है। इतने साल के हमारे प्रयास के बाद भी हम लगभग जो खेती योग्य भूमि है उसमें 50% पर ही सिंचाई कर पाते हैं। तो ये सब सोचते हुए ये है कि जब अपने देश में अब हमने खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, अब हमारा क्या है, ये हमारा आगे का प्रयास ये है कि हम कैसे सस्टेनेबल करें, सस्टेनेबल पे काम करें, कैसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करें, कैसे अपनी मृदा का स्वास्थ्य ठीक करें। और जैसे अपने गाँव में आप देखते हैं कि हमारा देश ना जानवर जो हमारे पास पालतू जानवर हैं जैसे गाय है, भैंस है, इसमें हम दुनिया में नंबर 1 पर हैं। कैसे इन जो पालतू जानवरों का हमारा चाहे गोबर हो चाहे उनका मूत्र हो, इसका प्रयोग कैसे करें खेती में, और इससे क्या होगा, किसानों की जो लागत है खेती की वो कम होगी, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा होगा और दूसरा बात है जो हमारे अपने देश के नागरिक हैं उनको स्वस्थ भोजन भी उपलब्ध होगा। तो इसी के तहत हम लोगों ने एक आज डिस्कशन ये रखा, जो कॉन्क्लेव आप देख रहे हैं हम इसमें रखा, और इस कॉन्क्लेव में हमारे बहुत एक्सपर्ट हिस्सा ले रहे हैं। तो हम उन सब एक्सपर्ट के साथ एक डिस्कशन करके एक पॉलिसी पे लाना चाहते हैं कि कैसे सब मिलके काम करें कि जो हमारी मृदा का स्वास्थ्य खराब हुआ, जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन ज़्यादा हो रहा है, उनको हम आवश्यकता के अनुसार प्रयोग करें और हम सस्टेनेबिलिटी पे काम करें और दुनिया में हम विश्व गुरु फिर बन जाएं, जैसे कि हम बहुत सारे क्षेत्रों में पहले से हैं। देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड आपने देखा कि सरकार ने बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी प्रोग्राम चलाया और किसानों को फ़ायदा भी हुआ। आप देखिए, सॉइल हेल्थ कार्ड के डाटा का प्रयोग करके जहाँ जहाँ हम खाद हमने दी वहाँ पर खाद की बचत भी हुई और पैदावार भी बढ़ी है। तो इससे ये सीख मिली हम लोगों को कि जो हम सॉइल हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, अगर हम इसके अनुसार हम अपनी फसलों को खाद और जो मतलब क्या कहें FIM फार्म यार्ड मैन्योर जो गोबर की खाद है, अगर हम उसको दें तो इससे ज़रूर इसका पूरा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों बहनों, इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ खास लाए हैं हम आपके लिए कृषि स्टार्टअप सेगमेंट के जरिए।
हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाया जाए और ये संभव तभी हो पाएगा जब देश का हर नागरिक आत्मनिर्भर होगा। बता दें आपको कि सहकारी संघ और स्वयं सहायता समूह इस दिशा में अहम भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए तो सरकार द्वारा सहकारी संघों और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किए जा रहे हैं। बता दें इसी दिशा में हाल ही में दिल्ली के NCUI में एक मेले का आयोजन किया गया। हाँ, सहकारी सप्ताह मनाया गया और साथ ही साथ सहकारी मेले का आयोजन भी किया गया। क्या कुछ खास था इसमें, दिखाते हैं आप। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत सरकार में सहकारिता के महत्व को समझते हुए ये सहकारिता मंत्रालय का गठन किया और उस मंत्रालय के लिए जो मंत्री का काम दिया वो माननीय अमित शाह जी, जो भारत सरकार के सबसे सशक्त मंत्री माने जाते हैं और अब सहकारिता के बड़े ही विशेषज्ञ हैं, बहुत ही अनुभवी हैं और उनके नेतृत्व में जिस तरह से लगातार सहकारिता आगे बढ़ रहा है, हमने जो कमियां थी उनको ठीक करने का काम किया है और हम देश में कोई भी गांव ऐसा न बचे जिसमें सहकारिता से हम जुड़े नहीं। और ख़ास तौर से जो आपने युवाओं की बात कही है, आपने महिलाओं की बात कही है, तो मैं कह सकता हूँ इस हॉट से आप देख सकते हैं जिस तरह से हमारी सहकारिता के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दे करके, महिलाओं को काम दे करके, उनके हाथ से ये सब काम करा के उनको रोजगार देने का काम करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की बात माननीय मोदी जी कहते हैं ना, तो सहकारिता सही रूप से उस काम को कर रहा है। युवकों के लिए हमने एजुकेशन उन्हें देने के लिए कैसे राष्ट्रीय सहकारी यूनिवर्सिटी बनाने का काम हम कर रहे हैं, उनको कैसे हम शिक्षित करें, कैसे हम ट्रेन करें और आने वाले समय में जो सहकारिता से अपेक्षा की है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, सहकार से समृद्धि, हम उसको पूरा करने का काम करेंगे। सहकार सप्ताह और सहकार मेले में इस बार देश भर के 70 से भी अधिक सहकारिताओं और स्वयं सहायता समूहों ने शिरकत की और अपने स्टॉल लगाए। NCUI का मानना है कि छोटी सहकारिताओं को अगर बाजार में बने रहना है तो उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा और बाजार की बेहतर समझ विकसित करनी होगी और अपने सामान के प्रचार प्रसार पर ध्यान देना होगा। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक इंटरनेशनल कोऑपरेटिव वीक की सेलिब्रेशन होती है। NCUI भी हर साल इस वीक को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता है, जिसमें कि जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं या कोऑपरेटिव से जुड़े हुए जितने भी विषय होते हैं उस पे एक गोष्ठी होती है, उसके बारे में जागरूकता दी जाती है, लोगों को उनकी उपलब्धियों के बारे में बताया जाता है और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है या ये भी सोचा जाता है, इस पे मंथन होता है कि आज की परिस्थितियों के हिसाब से नीड ऑफ द आवर क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कैसे अपने आप को डेवलप करना है, इसको एक बेटर बिजनेस मॉडल कैसे बनाना है, इसके बारे में भी इसके NCUI पूरे देश को इसके बारे में अवगत करती है। पिछले साल से हमने इस मौके पे एक मेले का आयोजन किया जिसको कि हम सहकार मेला कहते हैं। हमारे पूरे देश भर में 34 प्रोजेक्ट चल रहे हैं और 34 प्रोजेक्ट के साथ हमारे बहुत सारे स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं। कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, कुछ लेसर नोन कोऑपरेटिव्स हैं, कुछ और तरह की कोऑपरेटिव्स हैं जो कि बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, पर उनको कोई मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। उनकी रिकग्निशन बिल्कुल लोकल लेवल पे थी। हमने इस मेले के द्वारा उन सब लोगों को अपॉर्चुनिटी दी।
मेले से पहले हमने कैंसी हाट का इनागुरेशन किया, वो भी सिमिलर टाइप का प्लेटफॉर्म था जिसमें सब लोग अपने प्रोडक्ट को लेके वहाँ आते हैं, उनको डिस्प्ले करते हैं और उनकी मार्केटिंग हम हेल्प करते हैं उसकी मार्केटिंग करवाने में, क्योंकि एनसीआई लोकेटेड है एक बड़ी हाई एंड लोकेलिटी में, तो आसपास की जितनी भी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हैं और इस तरह के ग्रुप्स हैं उनको भी हम एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि यहाँ आएँ और इन प्रोडक्ट को बेचें। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। इसके साथ बता दें कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं, छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। अब बारी है फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर नजर डालने की। आज बात होगी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की। इस योजना के अंतर्गत बता दें आपको कि मिट्टी की जांच करवाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। एक कार्ड बना के दिया जाता है, इसे हम रिपोर्ट कार्ड भी कह सकते हैं, जिसमें पूरा ब्यौरा होता है आपकी मिट्टी की सेहत का। तो किस तरह से आप ये कार्ड बनवा सकते हैं और इस कार्ड को बनवाने के क्या क्या फायदे हैं, आइए जानते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया में। मिट्टी की कमजोर सेहत का असर फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर पड़ रहा है। साथ ही फसल लागत भी बढ़ती जा रही है। इसी समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड यानी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की थी। ये वही साल था जिसे अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष के रूप में मनाया गया।
एक ऐसी योजना जो खेत की मिट्टी में कमजोरियों का भी पता लगाती है और बताती है कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्व की कमी हो रही है। ज्यादा फसलें, उर्वरकों और कीटनाशकों का अंधाधुंध और असंतुलित इस्तेमाल मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को लगातार कमजोर कर रहा है। जानकारी की कमी से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, भले ही उस उर्वरक की जरूरत हो या न हो। किस खेत की मिट्टी को कौन सा तत्व चाहिए और कौन सा नहीं, ये सब जानने के लिए उसकी जांच जरूरी है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड यही काम करता है। ये योजना पूरे देश में लागू है और मिट्टी की जांच के लिए देश भर में ही मिट्टी जांच की प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। जांच के बाद मिट्टी के गुण दोष की सूची तैयार होती है और फिर किसान को ये बताया जाता है कि उन्हें खेत में कौन सा पोषक तत्व कितनी मात्रा में डालना चाहिए। परीक्षण से ये भी पता चल जाता है कि किसान को कौन सी फसल बोनी चाहिए। अगर किसान कोई और फसल बोना चाहे तो अधिकारी फिर उस फसल के हिसाब से पोषण का सुझाव देंगे। ये योजना सभी 14 करोड़ किसानों के लिए बिल्कुल मुफ्त है। फरवरी तक के आंकड़े से पता चलता है कि 2019-20 के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और झारखंड के अलावा कई और राज्यों में 100 के 100% किसानों को ये योजना के तहत कवर कर लिया गया है। केरल में 90 से 95%, जबकि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 85 से 90% किसान इस योजना का हिस्सा हैं। अध्ययनों से पता चला है कि इस कार्ड की सलाह पर की गई खेत से लागत में 8 से 10% की बचत हुई है। इस कार्ड का एक पोर्टल बना हुआ है, किसान वहां से भी अपना कार्ड प्रिंट करवा सकते हैं। इस पोर्टल पर 21 भाषाओं में खेती के बारे में बहुत सी जानकारियां उपलब्ध हैं। किसानों के लाभ के लिए प्रशिक्षण, प्रदर्शनी और किसान मेलों का भी आयोजन किया जाता है। 2019-20 के दौरान आदर्श ग्राम विकास के नाम से एक परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत खेतों से मिट्टी के नमूने उठाए गए। परियोजना के तहत हर ब्लॉक से एक गांव लिया जाता है और वहां मिट्टी के नमूने जमा करके उनकी जांच होती है। इस तरह हर गांव में 1 हेक्टेयर रकबे की जमीन से नमूने लिए जाते हैं। अनंत असीम प्रकृति और उसमें निहित जीवन के रहस्यों के गूढ़ स्रोत, प्लांट जेनेटिक रिसोर्स। अपनी बायोडायवर्सिटी के संरक्षण और संवर्धन के लिए भारत पूरी तरह संवेदनशील है। वैज्ञानिक दृष्टि और समृद्ध कृषि परंपरा के साथ भारत जैविक विविधता के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। ये था सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। इसी के साथ बता दें आज के अंक में बस इतना ही। उम्मीद है जितनी भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से, वो सभी आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। एक विशेष जानकारी आपके लिए और, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। दोबारा हमारा ये कार्यक्रम आप देख सकते हैं। साथ ही अगर आप कोई ईमेल करना चाहते हैं तो आप ईमेल ID नोट कीजिए। ईमेल ID है krishidarshandddk@gmail.com। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।